हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और ये दोस्तों हमारा जो एक सीरीज चल रही थी, पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स की सीरीज। तो दोस्तों उसमें ये आपका 14th लेक्चर है, या ये कह सकते हैं कि 14 पार्ट है। दोस्तों ये जो 14 जो पार्ट आपके किए गए हैं, ये जो यात्रा हुई है पार्ट नंबर 1 से 14 तक की वो जो हो जाएगी। तो दोस्तों इस जो सीरीज में हम लगभग 550-600 इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। और उससे रिलेटिव हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कई क्वेश्चन बताता हूँ, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर कम से कम 1200 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे बस यही मैं कहता हूँ कि ये जो 1200 क्वेश्चन हमने कराए हैं, क्योंकि उससे एसोसिएट क्वेश्चन भी हैं जो मैंने कराए हैं, तो इस हिसाब से ये जो है लगभग 1200 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप ये जो 14 लेक्चर है, पूरे पार्ट हैं 14, इन पार्टों को आप अच्छे से देखिए और बार बार देखिए। पार्ट नंबर 1 से जो नए व्यूअर्स जुड़ेंगे तो पार्ट नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं, और जो लोग आपके पास इस यात्रा से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, तो अपना जैसा उनका टाइम टेबल चल रहा है उसके हिसाब से पार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये पार्ट मतलब जो पार्ट हैं अच्छे से आपने कवर किए हैं 14 पार्ट, तो ये मेरा आपसे मतलब एक गारंटी कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं इतनी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस ये डेवलप किए गए हैं, और इन क्वेश्चन से बाहर आपका बहुत ही मुश्किल रेयर चांस है जो क्वेश्चन बाहर जाए। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपके एग्जाम के लिए, आपके लक्ष्य के लिए ये एक पिलर का काम करेंगे। और दोस्तों जैसे करंट का एरिया बढ़ता चला जा रहा है हर एग्जाम में, तो उस हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और दोस्तों जल्द ही आपको इन सब सारे पार्ट्स की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में भी सीक्वेंस वाइज। तो वो आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा उसे, और आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि जो टेलीग्राम चैनल है वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। बस आपको हर वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करना है। और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, जब लोग आप वीडियो को देखोगे नहीं तो जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है उसके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो मौखिक डिस्कस कराते हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में आपको वही मिलेगा जो क्वेश्चन से रिलेटिव होगा। तो इसलिए आपको सारे पार्ट देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, और अपने लिए जो है एक मार्ग प्रशस्त करना है अपनी सफलता के लिए। और दोस्तों यह काफ़ी अच्छी जो सीरीज रही, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सीखने मिला होगा, और कोशिश है कि आगे भी जो कोर्स आए आपके साथ जो है बेहतर तरीके से जो है चीज़ों को लाया जाए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। और आपका थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जो सपोर्ट मिला है इस सीरीज को, पूरे वर्ष की करंट अफेयर्स को, उसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, जैसा आपका सपोर्ट मिला है, वैसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और हम लोग भी पूरी तत्परता के साथ, जो संस्थान है वो भी आपके साथ आपके एम के लिए खड़ा है, आपके एम तक पहुंचाने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सेशन आपका जो पार्ट 14 है वो शुरू करते हैं। और यहाँ इसमें जो दोस्तों हमने कोशिश करी है कि लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से हमने चीज़ों को लिया है, और आपकी मार्च, अप्रैल तक जो है चीज़ें हमने किसमें की हैं। तो बिल्कुल करंट क्वेश्चन है, और करंट का जो वेटेज है वो लगभग 85 से 90% है। तो आपको बिल्कुल करंटली क्वेश्चन अच्छे से इन्हें आपको तैयार कर लेना है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सको। और बाकी जो जैसे करंट अफेयर्स आगे बढ़ता रहेगा तो आपको मंथली प्रोवाइड होता रहेगा वो। ठीक है, चलते हैं आज की जो है सीरीज की ओर। दोस्तों आज जो पहला क्वेश्चन है आपका,
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा। दोस्तों एक मिनट, बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी सही कर लेते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है वहां से। और सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे कंप्लीट करने के बाद हम अपने क्लास पर आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका आज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार द्वारा एड्स बीमारी को खत्म करने के लिए कब तक, मतलब लक्ष्य कब तक रखा है। जो इंडियन गवर्नमेंट है दोस्तों, केंद्र सरकार जो है, उसने एड्स की बीमारी को जड़ मतलब खत्म करने के लिए जो उसका लक्ष्य है वो कब तक है, ठीक है नहीं, ये आपको बताना है। बिल्कुल जो तथ्य पे आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, डेटिस पर आधारित क्वेश्चन है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा, जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों एड्स बीमारी को खत्म करने के लिए जो लक्ष्य रखा है वो आपका 2030 तक रखा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 2030 तक हम एड्स को जो है खत्म कर देंगे। तो आपको ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है किस डेट तक जो है एड्स बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक दोस्तों, ठीक है। अगर एड्स की बात करें दोस्तों, एड्स दिवस जो मनाया जाता है, एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है एड्स दिवस। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि इस बार जो 2020 में एड्स दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है, यानी एड्स दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो दोस्तों इसकी थीम थी आपके पास, एड्स दिवस जो 2020 है दोस्तों, इसकी आपके पास थीम है एंडिंग द HIV या एड्स कह सकते हैं, एड्स एपिडेमिक, और रीसाइलेंस एंड इम्पैक्ट। तो दोस्तों आपके पास यहां से क्वेश्चन था आपका कि एड्स की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो आपका लक्ष्य रखा है 2030 तक। और अगर हम बात करें एड्स दिवस मनाया कब जाता है, तो 1 दिसंबर को। और दोस्तों हम बात करें कि 2020 में जो एड्स दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है एंडिंग द HIV या एड्स एपिडेमिक, रीसाइलेंस एंड इम्पैक्ट। तो ये आपकी थीम है 2020 के एड्स की, एड्स दिवस जो मनाया गया है। तो ये आपको थीम याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है दोस्तों। पहला आपका ओरछा इंदौर, दूसरा ग्वालियर सागर, तीसरा ओरछा ग्वालियर और चौथा इंदौर सागर। तो ऐसे कौन से 2 शहरों को मध्य प्रदेश की यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, वो आपका आंसर है ओरछा और ग्वालियर। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करते रहें, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश के 2 सिटी जो है दोस्तों, ओरछा और ग्वालियर, उन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों यूनेस्को जो है वो आपके पास क्या है, ये
यूएन की, यानी यूएन की एक संस्था है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में विकास के लिए काम करती है। तो ये यूनेस्को आपके पास संस्था है कि जो यूएन की, जो आपके पास कल्चरल या सोशल या एजुकेशन रूप से जो है डेवलपमेंट लाकर जो वर्ल्ड पीस की बात करता है आपके पास, ठीक है। और दोस्तों इसमें यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ओरछा और ग्वालियर को, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बना? यानी अभी हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जहां 100% जो खेती है दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही है? तो पहला आपका लक्षद्वीप, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुदुचेरी और चौथा आपका दिल्ली। तो दोस्तों ये आपका है जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखो सिक्किम जो था, सिक्किम 2016 में, सिक्किम दोस्तों, सिक्किम पहला राज्य था। सिक्किम क्या था? पहला राज्य था जो ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक जो है प्रदेश बना। लेकिन यहां बात कर रहे हैं दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 100% हाल ही में जो है ऑर्गेनिक प्रदेश बना है? वो है आपका लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप जो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है, तो हाल ही में जो है वो 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रदेश बना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंगे ज्वालामुखी अपनी सक्रियता के कारण दोस्तों चर्चा में रहा। तो यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो अभी ज्वालामुखी पे दोस्तों कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने पहले भी बताया इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी सक्रिय थे, पहले क्वेश्चनों में बताया है। लेकिन यहाँ सेंगे ज्वालामुखी की बात की जा रही है, तो वो अभी हाल ही में मतलब चर्चा में रहा। किस देश का ज्वालामुखी है दोस्तों? वो इंडोनेशिया, इक्वाडोर, जापान, फिलीपींस। जल्दी से आंसर देते रहे आप। और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। तो ये सेंगे ज्वालामुखी दोस्तों किस देश में है जो अपनी सक्रियता के कारण जो है अभी चर्चा में रहा? तो ये आपका है इक्वाडोर में। और ये इक्वाडोर जो देश है ये दक्षिण अमेरिका में है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का ये देश है और सेंगे ज्वालामुखी यहाँ आपके पास है और ये चर्चा में रहा अपनी एक्टिविटी के कारण। दोस्तों इंडोनेशिया के जो ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी कौन कौन से हैं आपके पास? माउंट मेरापी, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं सब। और एक आपके पास माउंट सिनाबंग, ये आपके पास माउंट मेरापी, माउंट सिनाबंग और एक और भी होंगे, ठीक है ना। तो ये 2 मेन भी चर्चा में रहे आपके पास इंडोनेशिया की ज्वालामुखी। और ये आपका जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये इक्वाडोर में है। और जापान के जो ज्वालामुखी है, जो फेमस बता रहा हूं दोस्तों मैं, ऐसे तो काफी हैं फेमस जो चर्चा में रहे। एक माउंट फ्यूजी, ये भी जापान का ज्वालामुखी है। एक माउंट एसो, ये भी ज्वालामुखी मतलब आपके पास जापान का ही है। और फिलीपींस का जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है दोस्तों माउंट ताल, फिलीपींस का कौन सा है? माउंट ताल। तो ये ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं।
और आपके पास एक ज्वालामुखी दोस्तों माउंट एंटीना, ये कहाँ है आपका, इटली यानी सिसिली द्वीप पर, ये कहाँ है आपका, इटली में। और दोस्तों स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली लिखते भी नहीं अगर कॉपी पेंसिल आपके पास है, स्ट्राम्बोली, ये जो ज्वालामुखी है दोस्तों, इसे एशिया का सॉरी, इसे जो है विश्व का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का, सॉरी, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेंगे ज्वालामुखी अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में रहा, तो ये किस देश का ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी है इक्वाडोर का, और इक्वाडोर आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और आपके पास इंडोनेशिया के कौन कौन से ज्वालामुखी जो चर्चा में रहे, माउंट मेरापी है, माउंट सिनावग है, वंग है, ठीक है नहीं। और दोस्तों जापान के माउंट फ्यूजी और माउंट एसो, और फिलीपींस के कौन से रहे, माउंट ताल। और दोस्तों जो माउंट एंटना है ये सिसिली द्वीप पर है, इटली में। और स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है दोस्तों, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये कई सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको डिस्कस करे, और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार बांध जो है वो कहाँ है, किस राज्य में है। तो ये दोस्तों अभी तमिलनाडु और केरल में जो है इस मतलब डैम पर विवाद हुआ था, पानी की सिंचाई मतलब सिंचाई के लिए पानी को लेकर। तो ये भी डैम चर्चा में रहा था। तो ये डैम मतलब बांध है किस राज्य में दोस्तों, देखो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जल्दी से आप आंसर कर दें, आपको पता है तो ये डैम आपका जो है दोस्तों ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में आपके पास ये मुल्ला और पेरियार नदी के जो है ये संगम स्थल पर है, इसलिए इसका नाम मुल्ला पेरियार जो है डैम रखा है। और दोस्तों ये इसका उद्देश्य क्या है इस डैम का, हम ये कह सकते हैं, देखो ये मुल्ला पेरियार जो नाम है दोस्तों, ये इनके मुल्ला व पेरियार नदी के संगम पर पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास किस किस के मध्य जो है चर्चा में रहा, आपके पास केरल में है। और दोस्तों इस डैम से क्या होगा, पानी, उद्देश्य क्या है इसका, इसके पानी को इसका उद्देश्य यह है कि यहां से पेरियार जो नदी है के पानी को बेगई नदी में भेजना, जिससे क्या होगा दोस्तों, तमिलनाडु के तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वृष्टि छाया आते हैं। वृष्टि छाया का मतलब वहां वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में जो है सिंचाई की जा सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुल्ला पेरियार डैम किस स्टेट में है, कि अभी चर्चा में रहा केरल में, और कहाँ है ये, मतलब मुल्ला और पेरियार नदी के संगम पर, और उद्देश्य यह है कि तमिलनाडु के जो है वैगई नदी में जो है, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वैगई नदी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की वैगई नदी में जो है पेरियार नदी से पानी भेजना, ताकि तमिलनाडु के वृक्ष छाया जो प्रदेश है वहां सिंचाई की जा सके, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर
किस संस्था द्वारा जारी की गई है दोस्तों? यानी ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, मेकिंग पीस विद नेचर, किस संस्था द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक या विश्व मौसम विज्ञान ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है नहीं? तो ये किस संस्था द्वारा जारी की गई है? मेकिंग पीस विद नेचर दोस्तों, ये जारी की गई है आपको पता हो तो आंसर करें। संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इस रिपोर्ट को दोस्तों जारी किया गया है। ठीक है, अब बात आती है यूएन क्या है ये दोस्तों? ये यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर एनवायरमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है। इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केनिया में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी याद रखना है इस रिपोर्ट का मतलब उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि जलवायु परिवर्तन, कोमा जैव विविधता, फिर कोमा आपके पास प्रदूषण। ठीक है नहीं? यानी कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण। दोस्तों ये तीन जो समस्या हैं वो ह्यूमन जनरेट है यानी मानव जनित हैं, तो इसलिए इनसे जो है आने वाली पीढ़ी को खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो मानव द्वारा मतलब मानव के द्वारा जो है उत्पन्न की गई समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है मेकिंग पीस विद नेचर, इसलिए हमें जलवायु मतलब नेचर के साथ बड़े हिसाब से वर्क करना है। मतलब बहुत नेचर की जितनी हमें अपनी आवश्यकता है उसके हिसाब से ही एक्सप्लोटेशन करना है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका। इसमें यह बताया गया। किसने जारी करी? ये एक अपना क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, पर्यावरण प्रोग्राम द्वारा। और ये संस्था है क्या? यूनाइटेड नेशन का एक ये ऑर्गन है, मतलब संगठन है जो एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करता है और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1992 में हुई। ठीक है, इतना आपका हो गया। कई क्वेश्चन यहाँ से बनकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश या संघ ने राइट टू रिपेयर कानून पास किया? तो दोस्तों राइट टू रिपेयर कानून अमेरिका ने पास किया, चाइना ने पास किया, भारत ने, यूरोपीय संघ ने, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट टू रिपेयर कानून जो है दोस्तों ये आपका पास किया गया है यूरोपीय संघ द्वारा। इसमें है क्या कानून में? दोस्तों इस कानून में ये है कि यूरोपीय संघ ने जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती हैं जो बाइक्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स बनाती हैं, उन्होंने इनसे ये कहा है यूरोपीय संघ ने, ईयू ने, यूरोपीय संघ क्या है? ये वेस्टर्न जो 28 कंट्री हैं उनका समूह था, लेकिन अब इंग्लैंड बाहर हो गया है ब्रेक्जिट के थ्रू, तो 27 देश रह गए। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा है उन कंपनियों से कि आप ऐसे पार्ट्स बनाइए जिन्हें 10 सालों तक मॉडिफाई किया जा सके। 10 सालों तक मॉडिफाई का मतलब उसमें परिवर्तन किया जा सके। अगर दोस्तों ऐसे पार्ट बनेंगे तो कुछ लोग जो है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि 3-4 साल बाइक चलाई और फिर उसे बेच दिया या इधर उधर डाल दिया, या कोई पार्ट है कंप्यूटर का यूज किया, जब थोड़ा बहुत मुझसे लगा कि नया वर्जन आ गया तो वो आपके पास जो है बेकार हो जाता है। या मोबाइल, आप मोबाइल भी कह सकते हैं, नया वर्जन आ जाता है तो आप नया वर्जन खरीद लेते हो तो पुराना मोबाइल जो है वो डस्टबिन में ऐसे ही पड़ा रहता है या मतलब रखा रहता है ऐसे, उसका कोई मतलब यूज नहीं होता। तो दोस्तों इस जो कानून के तहत ये कहा गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से कि आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो 10 साल तक मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई का मतलब जो लोग मतलब अपने मन से जो भी उसमें चेंज करा सकते हैं वो कराएं, फिर उन्हें नए लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो ई वेस्ट है
जो ई वेस्ट है उसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इसलिए कानून लाया गया है। बस आपको ये याद रखना है कि कानून किसके द्वारा लाया गया है, राइट टू रिपेयर कानून यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है पीसीएस लेवल भी, आईएलटीएस लेवल भी और वनडे एग्जाम के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने स्वदेशी, देखो दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम कब पोखरण में जो रेंज में, यानी जो रेगिस्तान में है थार में, थार रेगिस्तान में वहां सफल परीक्षण किया। यानी कि भारत की ऐसी कौन सी स्वदेशी मिसाइल है दोस्तों जिनका परीक्षण जो है पोखरण रेंज में थार के रेगिस्तान में हुआ। आपके पास हेलिना, ध्रुवास्त्र या दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बता दो, आप इसका जो है आंसर कर दो, आपने अगर पढ़ा है तो। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका दोनों। दोनों ये जो है स्वदेश रूप से निर्मित जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिनका जो दोस्तों डेवलपमेंट है बाई डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ जो है उसने इनका डेवलपमेंट किया। डीआरडीओ क्या है दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में जो है के लिए काम करने वाला भारत का एक संगठन है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है, रक्षा क्षेत्र में काम करता है। और दोस्तों इसने एक प्रोग्राम चलाया था एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी विकास कार्यक्रम, एकीकृत काम करता है एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम जो है इसमें दोस्तों ये चलाया था, इसने डीआरडीओ ने। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों 5 मिसाइलों को डेवलप किया गया था। पहला आपके पास पृथ्वी, और दूसरा आपके पास अग्नि, तीसरा आपके पास त्रिशूल, और चौथा आपके पास दोस्तों आकाश, और पांचवा आपके पास जो है नाग। ठीक है, तो ये डीआरडीओ ने दोस्तों एक प्रोग्राम चलाया था एकीकृत मिसाइल विकास प्रोग्राम, जिसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, इन 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया। जिसमें आपके पास इन मिसाइल तो सबके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर साइंस में चले जाएगी चीज, यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब वहाँ हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो नाग है, नाग मिसाइल है दोस्तों, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। और इसे ये कहा जाता है दोस्तों कि मारो और भूलो, मारो और भूल जाओ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसे छोड़ो और भूल जाओ, फिर उसके बाद ये अपने टारगेट को खुद अचीव करेगी, अपने टारगेट को खुद जो है हिट करेगी। तो इस वजह से नाग मिसाइल को मारो और भूल जाओ ये कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो हेलिना और ध्रुवास्त्र है, ये इसी नाग मिसाइल के दोस्तों, इसी नाग मिसाइल के दोनों ये वर्जन है, ध्रुवास्त्र भी और हेलिना भी। ये आपका जो हेलिना है दोस्तों, ये आर्मी में है, आर्मी के लिए, ये हेलीकॉप्टर वर्जन है इनके दोस्तों। और ध्रुवास्त्र जो है वो एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर वर्जन है आपके पास नाग मिसाइल के ही, तो इसलिए ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और मुझे लगता है कि आपको मैंने अच्छे से समझाया है, दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं दोस्तों। डीआरडीओ जो रक्षा क्षेत्र में संगठन है भारत का, उसके रक्षा क्षेत्र के जो इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसने 5 मिसाइलों को डेवलप किया। उसमें से नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, और इसे मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है, एकदम हिट करती है, एक बार छोड़ दो। और उसी के 2 वर्जन है, हेलिना और ध्रुवास्त्र।
हेलिना आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर वर्जन है और दूरभाष एयरफोर्स के लिए। ठीक है, और लगता है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एकीकृत मिसाइल विकास प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलों को डेवलप किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में भारत मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा में रहा। ये विधेयक किसकी शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों? इसमें अभी ये चर्चा में रहा, केजरीवाल भी काफी इसका आलोचना कर रहे थे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो पावर है उसमें बढ़त हुई, या दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पावर में, उपराज्यपाल की, या दोनों की शक्ति में समन्वय स्थापित किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी ये जो विधेयक पारित हुआ है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की राज्यपाल की शक्ति में जो है इससे वृद्धि हुई है, क्योंकि अब राज्यपाल को दोस्तों जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जिन कानूनों पर अधिकार बना, जिन मतलब जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास था, लेकिन अब उसमें स्वीकृति दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यानी जिन विषयों पर दिल्ली सरकार इंडिपेंडेंटली कानून बना सकती थी, लेकिन अब जो है उसे उपराज्यपाल से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कानून बना भी देगी, लेकिन अगर उपराज्यपाल अब विवेकाधीन शक्ति के तहत काम करता है तो कानून पास भी कर सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस जो विधेयक ये है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021, इसमें उपराज्यपाल की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से जो संबंधित है आपके पास 69वां संविधान संशोधन दिल्ली की स्थिति को दर्शाता है, दिल्ली की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी संविधान संशोधन के अंदर आर्टिकल है आर्टिकल 239 239 डबल ए और 239 डबल बी, ये तो दोनों आर्टिकल है दोस्तों, ये दिल्ली की स्थिति से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दिल्ली की स्थिति है। और आर्टिकल 239 डबल ए और ये 239 डबल बी, ये भी दिल्ली की स्थिति को ही मतलब बताते हैं कि जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी क्या क्या जो है सिचुएशन है। ठीक है, नहीं क्या क्या वो आपके पास दिल्ली में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टमिक रूप से गवर्नमेंट का जो विभाजन है वो किस हिसाब से रहेगा, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इस पावर किसकी बढ़ी, उपराज्यपाल की, और 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दिल्ली की स्थिति से, और 239 डबल है और 239 डबल भी दिल्ली की स्थिति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे, मैं इन पर क्वेश्चन बना भी चुका हूं। मैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों वो उसमें यह था कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे दिया गया, लेकिन यहाँ हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 67वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया पुरस्कार, आपको अगर पता है तो बताएं जल्दी से। वो आपको दिया गया है दोस्तों मरक्कर लायन ऑफ द सी अरेबियन सी, यानी लायन ऑफ द अरेबियन सी। ये दोस्तों मलयालम फिल्म है, मलयालम फिल्म है, और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों छिछोरे जो है ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, फिल्म का पुरस्कार। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, वो मनोज बाजपेयी
मनोज वाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए, और आपके पास धनुष को, ये एक तमिल कलाकार है दोस्तों, असुरान फिल्म के लिए, असुरान फिल्म के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके पास ये जो 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार थे उसमें सबसे हिंदी फिल्म कौन सी है? छिछोरे, जो सुशांत सिंह राजपूत की थी। और सबसे जो बेस्ट फिल्म है वो लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये एक मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए, और धनुष को असुरान फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो आपका मिला है कंगना रनौत को। किस फिल्म के लिए? मणिकर्णिका एवं पंगा के लिए, पंगा फिल्म के लिए। ठीक है नहीं? तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन हो गए। पहले तो आपके पास सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी। दूसरा आपके पास दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे। तीसरा दोस्तों आपके पास सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए, और धनुष को असुरान फिल्म के लिए। और चौथा आपके पास सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, वो किस फिल्म के लिए? मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से मैंने कहा है कि आपके 1200 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो ये लगभग 550-600 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हैं। और उसके बाद जो है आप ऐसे ही क्वेश्चन को अगर जोड़ लो एक क्वेश्चन के साथ, 4-4 क्वेश्चनों को, 3-3 क्वेश्चनों को, तो कुल मिला के आपके 1200 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। अगर ये आपने तैयार कर लिए, उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे मैं जो डिस्कशन कराता हूँ ये आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन में तो इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, आंसर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन ये जो मैं डिस्कस कराता हूँ ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, जिससे आपकी नॉलेज में एडिशन होगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि हर वीडियो को अच्छे से देखो और उसके बाद फिर पीडीएफ से रिवीजन करो, और एग्जाम के टाइम पे फिर जाके एक बार वीडियो देख लो। ठीक है नहीं? 1-2 बार वीडियो और फिर पीडीएफ को मतलब आपके पास रिवीजन करो। तो ये सार है दोस्तों अच्छे से पकड़ बनाने का करंट अफेयर्स। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और वरना कोई फायदा नहीं होता है। एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए, मतलब ये हमारा यूट्यूब चैनल है ओनली एग्जाम फोकस। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट और पढ़ने में भी मतलब समझ में आ रहा है आपके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनली एग्जाम फोकस। ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल दोस्तों। और आप फेसबुक पेज पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई क्वेश्चन मतलब क्वेरी है, कुछ पूछना है, या आपके पास कोई भी समस्या आ रही है संस्थान के साथ जुड़ने में, आप इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों बस अच्छे से आप मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बस 1 मिनट मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, सारी चैनल से संबंधित, कोर्सों से संबंधित जानकारी मिलेगी। और उस जानकारी का आपके लक्ष्य में क्या आप यूज कर सकते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध कराएं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हर सर्किल नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका संबंध किससे है? आपका मतलब देखो, हर सर्किल किसने बनाया? रिलायंस फाउंडेशन ने। चक्रीय अर्थव्यवस्था से इसका मतलब है दोस्तों बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए, या यह एक ऑनलाइन क्रिकेट खेल है, या फिर इसका संबंध महिला सशक्तिकरण से है? बताएं जल्दी से, आपको पता है तो आंसर करें। दोस्तों इसका संबंध जो है महिला सशक्तिकरण से है। ठीक है, तो ये अभी रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया हर सर्किल, इसका संबंध कितना है? महिला सशक्तिकरण से। ये क्या काम करेगा दोस्तों? वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनके उत्थान के लिए काम करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हर सर्किल जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो महिला सशक्तिकरण से। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा इसे जो है डेवलप किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस राज्य द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया? तो दोस्तों अभी चर्चा में रहा था, जल्दी बताओ, दिल्ली सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? तो काफी चर्चा में रहा था दोस्तों ये। दिल्ली सरकार ने जो है अपना जो 7वां बजट है वह देशभक्ति बजट के रूप में प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछा जाए किस राज्य ने किया, तो देशभक्ति। इसमें क्या काम करेंगे, जो भगत सिंह के ऊपर कई सारे कार्यक्रम चलाएंगे। इस टाइम से इन्होंने जो है आजादी के ऊपर, सालगिरह के ऊपर कई सारे कार्यक्रम चलाने की के बारे में कहा है। तो इसलिए इस बजट को दोस्तों देशभक्ति बजट कहा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, सड़क निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों एक अभी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। तो किस टीम ने जीता ये? यानी कि सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था दोस्तों। कहाँ खेला गया? छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी कहा? रायपुर में। ठीक है, और किसने जीता ये टूर्नामेंट दोस्तों? जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से, 1 मिनट आपके पास है। इंडिया लीजेंड, बांग्लादेश लीजेंड, श्रीलंका या इंग्लैंड? ये जीता आपका दोस्तों इंडिया लीजेंड ने। और दोस्तों इस टूर्नामेंट में उन्हीं खिलाड़ियों ने भाग लिया था जो इंटरनेशनल क्रिकेट को संन्यास, मतलब अलविदा कह चुके हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट से खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं दोस्तों, उन लोगों ने इस अभी जो है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसे किसने जीता? इंडिया लीजेंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सैरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किस नेता को दिया गया दोस्तों? हाल ही में आपका सैरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किस नेता को दिया गया? जे बाइडेन को, व्लादिमीर पुतिन को, सऊदी के किंग जो शाह सलमान को, या दोस्तों नरेंद्र मोदी को? तो दोस्तों अभी जो सैरावी ग्लोबल एनर्जी अवार्ड है वो किसे दिया गया? जल्दी से बताओ। वो दिया गया आपका नरेंद्र मोदी को, जो भारत के पीएम है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, उन्हें ये दिया गया है। ठीक है, ये इंडियन पीएम है। और दोस्तों किस लिए दिया गया है? एनवायरमेंट के क्षेत्र में, एनर्जी और एनवायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा लीडरशिप करने देने के लिए, ठीक है, या अच्छा काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, सैरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो पर्यावरण और एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बस आपको अवार्ड का नाम लिखना और पाने वाले का नाम याद रखना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है बस। अगला क्वेश्चन है 30वां, पहले तो 30वां याद रखो, फिर बिहारी पुरस्कार 2020, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 हाल ही में किसे दिया गया है? डॉक्टर सूर्यबाला को, अनामिका को, अरुंधति सुब्रमण्यम को, या मोहन कृष्ण बोरा को? जल्दी से बताइए, जो लोग बिहार से हैं उन्हें तो एकदम जानकारी होनी चाहिए। 30वां जो बिहारी पुरस्कार है दोस्तों 2020 में, वो आपका दिया गया है मोहन कृष्ण बोरा को। ठीक है, तो मोहन कृष्ण बोरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये बिहारी जो पुरस्कार है के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों ये जो, सॉरी, बिरला फाउंडेशन, के नहीं, के बिरला, के सही से लिख देता हूं, देखो, के बिरला फाउंडेशन द्वारा
तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, बिहारी सम्मान 2020। किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोरा को। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये हर बार राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। और दोस्तों इन्हें दिया किस कृति के लिए गया है? ये आपके पास इन्हें आपका ये दिया गया है, इनका एक आलोचनात्मक हिंदी मतलब वो है, हम एक कृति है तस्लीमा, एक राइटर है तस्लीमा और संघर्ष और साहित्य। इन्हें जो है ये एक आलोचनात्मक इनकी कृति है हिंदी में, उसके लिए इन्हें दिया गया है दोस्तों। 30वां बिहारी सम्मान 2020 किसके द्वारा दिया गया है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, पहला क्वेश्चन। और किस भाषा में दिया जाता है? राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, राजस्थानी लेखक को। किस बुक के मतलब कृति के लिए दिया गया है? तो आलोचनात्मक कृति है इनकी। तस्लीमा ये एक राइटर है, संघर्ष और साहित्य के लिए किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोरा को। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपके बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा राजा भीमी बोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 वो दोस्तों किस संगठन को दिया गया? तो राजा भूमि बोल जो विश्व मृदा दिवस है दोस्तों, ये हाल ही में जो दिया गया है कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। बताओ किसे दिया गया है? जल्दी से बता दो। ये दिया गया आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि जो मृदा क्षरण रोको और हमारा भविष्य बचाओ, दोस्तों इस टॉपिक पे, ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक पे मृदा दोस्तों मृदा संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए, मृदा संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका था, मतलब जो क्वेश्चन खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किस संगठन को दिया गया दोस्तों? यह आपका दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए, ठीक है। यह आपको याद रखना है, और वैसे तो याद रखो कि किसे दिया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों कौन देता है? ये थाईलैंड की सरकार देती है, सॉरी ये दिया गया है दोस्तों थाईलैंड की सरकार द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थाईलैंड के राजा थे राजा भूमि बोल, ठीक है। तो उनके स्मृति में जो है ये चीजें दी जाती हैं, और ये मृदा संरक्षण के लिए दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। आगे बढ़ेंगे, किसके द्वारा दिया गया है? खाद्य एवं कृषि संगठन के लिए, इसके द्वारा। इसका मतलब ये एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में 63वें जो गेमी अवार्ड दिए गए दोस्तों 2021, तो ये बताओ पहला आप ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से आपको पता हो तो आंसर कर दें। यानी 63वें जो ग्रेमी अवार्ड होते हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म के क्षेत्र से, संगीत के, विज्ञान के या साहित्य के? जल्दी से बता दें आप एक बार। तो दोस्तों ये आपके संबंधित हैं संगीत के क्षेत्र से। जो ग्रेमी अवार्ड होता है दोस्तों वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित होता है, और इसमें
सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दोस्तों इसमें सर्वश्रेष्ठ जो आपके पास एल्बम है, एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? वो फोकलोर, फोकलोर जो आपके पास एक एल्बम है उसे दिया गया है। आपसे पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, तो ये आपके संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। और 63वें ग्रैमी अवार्ड जो में सर्वश्रेष्ठ जो एल्बम है वो किसे दिया गया है? फोकलोर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, ओम बिरला और नरेंद्र मोदी। जल्दी से आप बता दें अगर आपको पता हो। एग्जाम वॉरियर्स, अगर आपको याद हो परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये पुस्तक लिखी गई है आपके पास नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसमें करते क्या है दोस्तों? इसमें ये करते हैं वो आपके पास परीक्षाओं के संबंध में जो है, जो बच्चे मतलब आपके पास निगेटिविटी में चले जाते हैं तो उन्हें मोटिवेशन देने का काम करते हैं और कहते हैं कि एग्जाम को एग्जाम की तरीके से लो, घबराओ मत आपको एग्जाम से, क्योंकि एग्जाम एक पेपर है मात्र। ठीक है, नहीं आप पॉजिटिविटी के साथ उसे दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिक्स संगठन का 13वां सम्मेलन दोस्तों किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स सम्मेलन का जो दोस्तों 2021 में 13वां सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया गया और ये आपके पास वर्चुअल आयोजित किया गया, वर्चुअल आयोजित किया गया। और दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन है तो ब्रिक्स संगठन की अगर हम बात करें तो जो ब्रिक्स है दोस्तों इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2010 में दोस्तों इसमें जो दक्षिण अफ्रीका है शामिल हुआ। ठीक है, और दोस्तों इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, रूस, चाइना, चीन, ब्राजील और आपका दक्षिण अफ्रीका, ये देश ब्रिक्स में शामिल हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ है। पहले ये ब्रिक था, अब ब्रिक्स हो गया। ठीक है, नहीं पहले ये आपके पास क्या था दोस्तों? ब्रिक। ठीक है, नहीं अब ये आपके पास क्या हो गया? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। अभी हो गया ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका और एंड हो गया। तो अगर पूछा जाए ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 13वीं का 2021 में भारत में। कौन कौन से देश शामिल है ये आपको पता चल गया। और कब हुआ आयोजित, मतलब कब ये स्थापित हुआ? 2006 में। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन दोस्तों वो आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और ये भारत का जो जैव टेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने कराया, यानी कि आपके पास बाई जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसने ये आयोजित कराया दोस्तों, कहा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और आपके पास इसकी जो थीम थी दोस्तों, इसका जो विषय था वो विषय ये था, बायोसाइंस, बायोसाइंसेज टू
बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी, इकोनॉमी, बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। और आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ऐसे इस टाइप से, और ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है लाइफ्स, ये अदब है उससे। तो ये आपके पास इसका विषय था। पहले आपको याद रखना है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ गया, नई दिल्ली में। विषय क्या था, मतलब किसके द्वारा मनाया गया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। और आपके पास क्या इसका विषय था, बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी और ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, इसका ये जो है विषय था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों, इसकी स्थापना करी थी ब्रिक्स देशों ने, ब्रिक्स देशों द्वारा। और दोस्तों इसका मुख्यालय आपका है संघई में। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय, संघई में। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक थी, इसकी 5 देशों ने मिलकर स्थापना करी डेवलपमेंट के लिए ब्रिक्स देशों में। ठीक है नहीं, और या और भी इसका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है, संघई। और किसके द्वारा स्थापना की, ब्रिक्स देशों द्वारा, 2014 में इसकी स्थापना। और दोस्तों इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं, इसके दोस्तों अध्यक्ष जो आपके पास है मार्कोस त्रियोजा। मार्कोस त्रियोजा जो है इसके डेवलपमेंट बैंक के जो है वो आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, संघई में, ब्रिक्स देशों से संबंधित 2014 में से डेवलप किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है, मार्कोस त्रियोजा। और दोस्तों पहले कौन थे, केबी कामत, वो भारत के थे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष भी कह सकते हैं, सीओ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया दोस्तों। तो फूड वेस्ट इंडेक्स जो 2021 है, वो आपका दोस्तों जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इसमें दोस्तों बताया गया है कि कितना खाना जो है हमारा हर दिन बेकार चला जाता है। ठीक है, हर दिन कितना खाना बेकार चला जाता है, और कुछ लोग मतलब भूख से मर रहे हैं, और कुछ लोगों का खाना इतना वेस्ट चला जाता है। तो उसके संबंध में इसने जो अपने निष्कर्ष बताए हैं। तो आपको याद रखना है फूड वेस्ट इंडेक्स, तो आपके पास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास दोस्तों, अगर मतलब ये YouTube चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहें, और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल के नाम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, ये फेसबुक पेज है, इसे फॉलो करेंगे, और ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी समस्या है तो इस पर संपर्क करें। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करनी है, डेली सारे वीडियो देखने हैं, पहले बता चुका हूं, तभी आपका आएगा, नहीं तो नहीं आने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किस मतलब संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी इंडेक्स, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल पॉलिसी सेंटर या विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा। बताएं जल्दी से, आपको पता है तो जल्दी से। दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसे जारी किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर के द्वारा। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि विभिन्न देशों में जो बौद्धिक संपदा है, ठीक है नहीं, उससे संबंधित पॉलिसी क्या है, उससे संबंधित क्या इनोवेशन हो रहे हैं, इन सारी चीजों को क्राइटेरिया बना के सूचकांक जारी करता है। तो इसमें ये किसके द्वारा जारी किया गया है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एशिया की इस सूचकांक में पहला नंबर आपका जो मैंने पहले ही बताया था स्विट्जरलैंड का है, ठीक है नी, यहां तक भी, और फिर आगे यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। देखो एशिया की सबसे लंबी सुरंग जिसका निर्माण भारत में हो रहा है दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी सुरंग जिसका निर्माण भारत में हो रहा है वो है आपकी, जल्दी से बताएं, जवाहर सुरंग, जोजिला सुरंग, नेचिफू सुरंग या कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका जोजिला सुरंग। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसका निर्माण भारत में हो रहा है। लगभग दोस्तों ये 14 किलोमीटर है, लगभग 14 किलोमीटर लंबी है, 14 किलोमीटर लॉन्ग है। तो दोस्तों ये जो जवाहर सुरंग है ये आपके पास 2 किलोमीटर लंबी है और ये कहाँ है? बनियाल दर्रे पर। ये भी आपको याद रखना, बनियाल दर्रे पर। और दोस्तों ये जो आपकी सुरंग है ये किसे जोड़ती है? ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बनियाल सुरंग किसे, जो जवाहर सुरंग है किसे किसे जोड़ती है? तो जम्मू को श्रीनगर से। और ये आपके पास जो है बनिहाल दर्रे पे ये आपके पास सुरंग है। और दोस्तों जोजिला सुरंग जो है ये आपकी सबसे बड़ी सुरंग है एशिया की और 14 किलोमीटर लंबी है। ये किसे किसे जोड़ेगी? ये जोड़ेगी दोस्तों श्रीनगर को आपके पास ये लेह से जोड़ेगी, यानी श्रीनगर को ये लेह से जोड़ेगी दोस्तों, ठीक है, श्रीनगर को लेह से। तो अगर आपसे पूछा जाए बनिहाल दर्रा मतलब आपके पास सॉरी जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रे पे, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगी। जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, एशिया की सबसे लंबी सुरंग। और दोस्तों ये जो नेचीफू सुरंग है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। और दोस्तों ये किसे किसे जोड़ेगी? असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए नेचीफू सुरंग किसे किसे जोड़ेगी? असम को अरुणाचल प्रदेश से, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही है। और ऊपर की जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ेगी, जम्मू को श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी और ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं और भी एडिशनल आपको जानकारी मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य है सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा को पूरी तरह डिजिटल करने में भारत का पहला राज्य बन गया है? यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी क्षेत्र है, उसमें शिक्षा को पूर्ण रूप से दोस्तों डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जल्दी से बता दें, आपको पता हो तो ये आपका पहला राज्य है दोस्तों केरल। केरल ऐसा पहला राज्य है दोस्तों जहां जो पब्लिक सेक्टर क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट का क्षेत्र है, वहां पूर्ण रूप से डिजिटल एजुकेशन होगी, ठीक है। तो कौन सा राज्य है? केरल भारत का पहला राज्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के एक आसन कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, इसे रामसर के रूप में घोषित कर दिया है, जो ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा, या ये कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा। तो जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये दोस्तों उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है, ठीक है नहीं। ये जो आपका उत्तराखंड का पहला रामसर साइट, रामसर स्थल है। और दोस्तों कहाँ है ये आपके उत्तराखंड के कौन से जिले में? जल्दी से बता दो, जो उत्तराखंड से लोग बिलोंग करते हैं वो जल्दी से बताएं। रुद्रपुर, देहरादून, चमोली या अल्मोड़ा? ये दोस्तों अल्मोड़ा है,
ठीक है नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाता है देहरादून में। दोस्तों ये देहरादून में है, और देहरादून में किस नदी के किनारे है? यमुना नदी पे, यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे ये दोस्तों आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। और दोस्तों रामसर स्थल के बारे में पहले बता चुका हूं कि ये आपका रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है जो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। यहाँ 1975 में जो है रामसर जो कन्वेंशन था उसकी नींव रखी गई। इसलिए दोस्तों 2 फरवरी 1975 में या 74 में, शायद 75 में ही है, 2 फरवरी 1974 को जो है यहाँ पे, सॉरी 75 को रामसर जो है कन्वेंशन हुआ, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये रामसर जो कन्वेंशन है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के संबंधित है। और 2 फरवरी और 1975 को यहाँ रामसर कन्वेंशन हुआ, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए काम करेगा। इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर लिया करो, मान लो जैसे कोई भी मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं, अगर भाई मैं तो क्वेश्चन से संबंधित चीजें बता रहा हूं, और भी अगर आपको ज्यादा डीपली जानकारी चाहिए तो सीधी सी बात है, गूगल बाबा पे जाओ, नेट पर सर्च करो, उसके बारे में अच्छे से पढ़ो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। यहाँ क्वेश्चन आपने समझा, जितना मैंने समझाया, अगर इससे भी ज्यादा आपको डीपली चाहिए तो वो डीपली देने के लिए अलग से बैच चलेगा, एक आई मतलब PCS लेवल का बैच चलेगा, तो वहां आपको बिल्कुल अच्छे से डीपली से बताया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत में आपकी जिज्ञासा नहीं मिट रही है तो आप जाइए गूगल बाबा पे सर्च कीजिए और अपने जो है नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, ये काम आपके हाथ में है, कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वस्तु कृषि वस्तु जैसे सब्जी फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों अभी तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है? वह मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य है दोस्तों जिस पर सरकार जो है वस्तु को खरीदती है, उसे बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है नहीं, सरकार ये वादा करती है कि हम इतने रुपए पे जो है हम वस्तु को खरीदेंगे। तो सब्जी और फल अधिकतर अभी तक इन्हें दिया जाता था, गेहूं चावल इन्हें ज्यादा दिया जाता था, लेकिन अब सब्जी और फलों को भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। किस स्टेट ने कहा है ये? भारत का पहला कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है दोस्तों? बताओ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा? तो ये दोस्तों केरल में, केरल सरकार ने ये कहा है कि फल व सब्जियों को लागत से 20% अधिक पर खरीदेंगे, अधिक पर खरीदेंगे। यानी केरल सरकार ने दोस्तों फल और सब्जियों को 20% अधिक लागत पर खरीदने के लिए कहा है, यानी उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य उनका तय किया है। ठीक है, तो ये आपको तय करना है कि अगर पूछा जाए कि सब्जी और फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस राज्य द्वारा दिया गया है, तो केरल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली गो कैबिनेट की शुरुआत की गई? जल्दी से बताएं दोस्तों, पहली गो कैबिनेट किसमें शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपकी पहली गो कैबिनेट शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका गो कैबिनेट का उद्देश्य, इसका उद्देश्य है दोस्तों गाय से संबंधित उत्पादों में, जैसे दूध है, दही है, गति लाना। ठीक है नहीं, यानी गाय से संबंधित जो भी उत्पाद बनते हैं उनमें गति लाना। ठीक है, तो एक प्रकार से डेयरी जो सिस्टम है उसे इंप्रूव करना। तो ये किस राज्य में गो कैबिनेट शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला मास गार्डन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? दोस्तों मास जो होता है, ये मॉस, ये काई होती है, काई जिसे आप कहते हो, हरे रंग की काई नहीं लग जाती है, जहां पानी भर जाता है तो हरे रंग की काई लग जाती है, उसी को हम जो है मास गार्डन, मास बोलते हैं। तो अभी ऐसा एक गार्डन बनाया गया है उससे संबंधित, तो उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है या किया जा रहा है? तो वो दोस्तों उत्तराखंड के जल्दी से बता दो। आज तो उत्तराखंड वालों के लिए मौज आ गई, कई सारे क्वेश्चन हो गए उत्तराखंड से संबंधित, लेकिन आप बताओ, आंसर करो जल्दी से। नैनीताल जिले में, रुद्रपुर जिले में, देहरादून में या पौड़ी गढ़वाल में? तो ये आपका आंसर हो जाता है नैनीताल जिले में। दोस्तों जो उत्तराखंड का नैनीताल जिला है, जो आपके पास काफी घूमने के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां आपके पास एक मास गार्डन की जो है स्थापना की जा रही है, जो काई से ही जो है सजा हुआ होगा, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल दोस्तों किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो कपड़ा मिल है वो स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये स्थापित की जा रही है, जल्दी से बताएं आप। ये स्थापित की जा रही है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के परभणी जिले में, ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित की जा रही है एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल। ये आपको याद रखना है कि इस भारत में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जो है वो महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित की गई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के स्वर पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया गया, यह पुस्तक किसके अभिभाषणों का संग्रह है? यानी अभी एक पुस्तक आई है लोकतंत्र का स्वर, वो किसके मतलब अभिभाषणों को संग्रहित करके बनाई गई है? रामनाथ कोविंद यानी राष्ट्रपति जी जो है हमारे, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला? तो किसके अभिभाषणों को संग्रहित करके लोकतंत्र के स्वर पुस्तक बनाई गई है दोस्तों? ये बनाई गई है आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। तो इनके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं, इनके अभिभाषणों को इकट्ठा किया गया है और ये पुस्तक बनाई गई है लोकतंत्र के स्वर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गुपकार घोषणा का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध आपका जम्मू कश्मीर से है, और ये जो गुपकार घोषणा है दोस्तों, ये 6 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, जो कश्मीर की पहले वाली स्थिति को बहाल करना चाहता है, बहाल करने पर जोर देता है, ठीक है नहीं। और दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन है इसके? ये फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला। ये किससे है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? ये महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती। ये पीडीपी की नेता है, पीडीपी इसकी नेता है, पीडी, ये डी है और पी इसकी नेता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास क्या था, बस आपको यही रखना, गुपकार घोषणा किससे संबंधित है, किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। यानी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है जो कश्मीर की पहले वाली स्थिति को ही बहाल करने पर जोर देता है, और अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उससे जो संबंधित है, और उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं जो पीडीपी वहां की एक राजनीतिक पार्टी है उससे संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस नदी पर लूहरी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है या मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री ने जो है
अभी ये जो लूहरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये आपकी सतलज नदी पर स्थापित की है। और सतलज नदी पर दोस्तों और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध। दूसरा कोल डैम परियोजना। और दोस्तों तीसरा भाखड़ा नागल बांध परियोजना और कोल डैम परियोजना। और तीसरा है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस, ठीक है, कि लूहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। और सतलज नदी से जो तीन जो और अन्य परियोजना है वो भी मैंने आपको बता दी। आप आगे बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस प्रदेश में खोला गया? दोस्तों चंदन लकड़ी का आपने नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड भी जो है एक संग्रहालय खोला गया। किस स्टेट में खोला गया है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? जल्दी से आप आंसर कर दें। तो दोस्तों ये खोला गया आपका कर्नाटक में, और कर्नाटक के मैसूर में। यहाँ क्या होगा दोस्तों, किसानों को चंदन की लकड़ी के बारे में जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो पहला चंदन, भारत का पहला है ये, पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? आपका कर्नाटक में मैसूर में। और लोग किसानों को चंदन की लकड़ी से संबंधित जो है बातें बताई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, देखने के बाद फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने जो है मध्य प्रदेश के, जल्दी से बताया, पन्ना टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कब की गई, या किस किस के बीच की गई है? ठीक है नहीं, साबरमती से केवड़िया के बीच, केवड़िया से बड़ौदा के बीच, बड़ौदा से साबरमती के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है साबरमती से केवड़िया के बीच जो है सी प्लेन सेवा शुरू की गई है, जो साबरमती के अहमदाबाद से शुरू होती है, अहमदाबाद में साबरमती से शुरू होती है, और एक केवड़िया आपका नर्मदा जिले में है। केवड़िया के पास जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास निकलती है, के पास स्थापित। तो अगर आपसे पूछ रहा है देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ स्थापित की गई है, साबरमती से केवड़िया के बीच, जो अहमदाबाद का साबरमती वहां से, और नर्मदा का जो केवड़िया उसमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है सरदार पटेल की, तो उसके पास जाके निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आज जो है आपका ये दोस्तों सेशन कंप्लीट हुआ करंट अफेयर्स का, आपका एक वर्ष की पूरे करंट अफेयर्स के लगभग मैंने तुम्हें लगभग 600 550 600 क्वेश्चन करा दिए। और इससे रिलेटिव मैं जो हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूं दोस्तों, तो लगभग इस हिसाब से ये 1000 मतलब लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन तो जुड़े रहते हैं। तो ये आपने लगभग 1200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और अब आने वाले टाइम में आपको जैसे करंट चलेगी तो मंथली आपको टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएंगे, मतलब करवाए जाएंगे हर महीने की करंट के। ठीक है नहीं, अप्रैल मई जून ऐसा चलता रहेगा, हर महीने करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए करेगा।
और अभी तक मैंने ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेके आपको मार्च अप्रैल तक लगभग ये 1200 क्वेश्चन हो चुके हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के। और हमारी कोशिश दोस्तों ये है कि जब लोग आपका एग्जाम हो तब लोग आपकी 1 साल की करंट अफेयर्स आपके जो है बिल्कुल याद हो, ठीक है नहीं, और मटेरियल आपके पास हो। हमारी कोशिश ये है। तो आगे वाले जो एग्जाम मतलब आपके पास मंथ आएंगे उनकी हर मंथ के 100 क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्कस करा दिए जाएंगे मंथ के लास्ट में, अप्रैल मई जून ऐसा करके, ठीक है। और ये धन्यवाद आपका, आपने इस जो है सीरीज को, श्रृंखला को काफी सपोर्ट किया। बस आपसे मेरी यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, सारे वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, उसमें काम चल रहा है, वो 1-2 दिन में, जैसे भी 2-3 दिन में हो जाएंगी वैसी डाल दी जाएंगी, ठीक है नहीं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगी। बस आपको ये काम करना है कि वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करना है। वीडियो आप देखोगे अच्छे से तो जो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन इसके साथ, हर क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ही वो आपके क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। और पेपर के टाइम के पास ही वीडियो को देखो और उससे रिवीजन करो, यही है बस सक्सेस का मूल मंत्र। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे, ठीक है। और आप अच्छे से अपने, अब मैं जो है आपके पास सामने जो है किसी और कोर्स में जो है आएंगे आपके साथ और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपके लिए चीजें की जाएं और आगे आपकी जो पढ़ाई के लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों संस्थान आपके साथ हमेशा खड़ा है और पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है आपके लक्ष्य के लिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जो नए व्यूवर्स हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, बस ऑफिशियल लगाना है यहाँ पर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करें। सारी पीडीएफ, सारे मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे। फेसबुक पेज पे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं और ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज यहाँ तक ही, अच्छे से रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और मस्त तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं आगे किसी जो है नए कोर्स के साथ।